हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। और पेपर जितने भी आप लोगों के हो चुके हैं, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश अभी तक हुआ है ना। तो अच्छे गए होंगे ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो चलिए, हम लोग अकाउंट्स में अगर बात करें तो हमारा लगभग सारा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया था। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ थी, वो क्वेश्चन सारे आपको करवाए गए हैं, है ना। तो आई रिक्वेस्ट के टेलीग्राम के चैनल से वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें बिफोर द एग्जामिनेशन, और एक बार उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप जाएं, ठीक है। और एग्जाम का पैटर्न आप लोगों ने चेक कर लिया, वो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आ रहा है। मतलब पेपर आपके नॉर्मल रहे, जो सैम्पल पेपर आपको दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम अभी बहुत वो उस मार्जिन के लेवल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी भी पीडीएफ मैंने बना के रखी थी, उन पीडीएफ के ऊपर आप लोगों ने एक बार खुद से सेल्फ उनको सॉल्व करना है, ठीक है बात। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का क्या पर्पस मेरा है, तो वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू लर्न हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि भैया बताओ ये इसका हेड और इसका सब हेड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, 4 नंबर का रहेगा। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया था पहले, तो अब मैं लेके आया हूँ वीडियो। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी ना, जो भी चीज़ें आपको मेरे को लगेगा कि भाई कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर रहता है, तो उन टॉपिक के ऊपर हम लोग सेपरेटली बात करने वाले हैं। तो आपके पास लगातार लगभग वीडियोस रहेंगी, तो कंटिन्यू तो नहीं, है ना। 2-3 दिन में एक बार वीडियोस में डालने का काम करूंगा। तो देखूंगा कि जिन जिन टॉपिक के ऊपर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, या जो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक हो सकता है, उनके ऊपर हम लोग बात करने का काम करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम कि हमें भाई सब हेड और मेन हेड बैलेंस शीट किस तरीके से याद करना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखें, हम फॉर्मूला याद करेंगे, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। बहुत आसान सी भाषा में एक आसान सी बात हुई कि शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बैलेंस शीट की जो मेन हेड है उनको याद करने का तरीका है, ठीक है। क्या शोर शराबा नहीं चलेगा। देखो, शोर का मतलब क्या है, पहला मैंने कह रहा हूँ शोर। शोर का मतलब हमें पता है कि बैलेंस शीट का जो पहला एक रहता है पार्ट, वो रहता है आपके लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग। सेकंड पार्ट बैलेंस शीट का रहता है एसेट्स के रिगार्डिंग, है ना। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो करते हैं और हमको पता ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो बात करें अगर हम लाइबिलिटीज के साइड की, तो वहां पर मैंने कहा जो शॉर्टकट हमारे पास होगा बैलेंस शीट के मेन हेड को याद करने का तरीका होगा, वो होगा शोर शराबा नहीं चलेगा। इतना लाइबिलिटी है, शोर शराबा नहीं चलेगा। यहाँ तक का पार्ट आपका लाइबिलिटीज वाला पार्ट है, ठीक है बात। फिर जो आगे पार्ट हुआ नहीं चलेगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एसेट्स। देखो कैसे याद करना है। मैंने कहा पहला पार्ट हुआ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज का। तो हमने कहा शोर शराबा नहीं चलेगा, है ना। अभी जो शोर शराबा नहीं चलेगा, इसका जो मतलब है वो सब जितना भी हमने लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको मेन हेड को याद करने में मदद करेगा। देखें, शोर शराबा नहीं चलेगा, तो शोर फॉर, है ना। ये जो शोर है वो आपका है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये जो शोर है ये डिनोट कर रहा है शेयर होल्डर फंड। तो हमारा पहला मेन हेड हुआ बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड, ठीक है बात। पहला हमारा हुआ बेटा शेयर होल्डर्स फंड, तो हमारा पहला हुआ शोर। शराबा की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। तो वो आपका शराबा हुआ। उसके अंडर क्या क्या आएगा, है ना। तो ऐसा उसके अंदर कुछ होते नहीं, तो सिर्फ आपने याद करना है। और बैलेंस शीट को आप एक बार याद कर लें इस तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस शीट याद नहीं होगी, बैलेंस शीट की चीजें याद नहीं होंगी, तो फिर आप मेन हेड सब हेड कितना ही रट्टा मान लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि एक बार शॉर्टकट तरीके से बैलेंस शीट का मोटा मोटा प्रारूप आपको याद हो। देखें, उसके बाद हमने कहा नहीं का मतलब क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, है ना। शोर शराबा नहीं, है ना, शोर शराबा नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक बात। फिर मैंने कहा चलेगा, तो चलेगा मतलब करंट लाइबिलिटीज। तो ये चीज जो मेन हेड है आपके, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग और शेयर होल्डर्स फंड, तो उनका मतलब हुआ शोर शराबा नहीं चलेगा, ठीक है बात। तो शोर शराबा नहीं चलेगा मतलब क्या हुआ बेटे, शेयर होल्डर्स फंड हुआ, नॉन करंट लाइबिलिटीज हुआ, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग हुआ, और उसके ऊपर करंट लाइबिलिटीज हुआ, ठीक है बात। तो ये बैलेंस शीट का एक हल्का सा प्रारूप होगा, शोर शराबा नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखें, अभी शोर में क्या क्या आएगा। शोर में हमें बताया भाई, शोर का मतलब है शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड। हमें बताया कि भाई शोर का मतलब है शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड जो है, शेयर होल्डर फंड जो है बच्चे, वो आपका मेन हेड हुआ, वो आपका मेन हेड हुआ। उसके अंदर 3 सब हेड आएंगे, जिसका नाम है एसआरएम, ठीक है बात। जो हमें याद करने हैं एसआरएम करके। एसआरएम का मतलब क्या है भाई, आपका पहला शेयर कैपिटल,
दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये इसका मतलब हुआ है ना। अभी इनका क्या मतलब है, ये मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, क्या इनका मतलब है, इतना डीप डाइव पढ़ने का टाइम आपके पास फिलहाल तो नहीं है, तो ये कहीं पर आएगा भी नहीं, है ना। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको तो आप बिल्कुल हटा ही दें, बट आपको बस याद हो। तो इसमें जो मेन है ना बच्चे, वो आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। इस वाले में शोर में, यानी शोर वाले में एसआरएम तीन चीजें हैं हमारे पास, बट जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में और एस और आर है, यानी पहला शेयर कैपिटल, सेकंड आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है बात। चलिए बात करें हम लोग सराबा, यानी सराबा का है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, है ना। सराबा का मतलब है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, इसका भी कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं हुआ, लेकिन हमको याद तो होना चाहिए, ठीक बात। नहीं, नहीं का मतलब क्या था, नॉन करेंट लाइबिलिटीज था, है ना। नहीं का मतलब क्या था बच्चे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज था। इसके अंदर एल डी ओ एल चार चीजें आएंगी, एल डी ओ एल, ठीक है बात। अब ये नहीं का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज की बात हो रही है, कैसे लाइबिलिटीज जो नॉन करंट होंगी। तो पहला हमारे पास आया एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगला हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, है ना, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखो अभी ये होता क्या, मैं आपको हल्का सा बता दूं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कंपनी की हमेशा एक इनकम स्टेटमेंट रहती है ना, कंपनी की अपनी इनकम पर ना कुछ टैक्स का प्रोविजन कंपनी करती है, ठीक है। तो कई बार वो टैक्स, है ना, हमें देना होता है, कई बार नहीं देना होता। मतलब अगर आपकी इनकम उस टैक्स को एक्सीड कर जाए तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है, और अगर वो इनकम एक्सीड ना करे तो फिर टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, तो इसको अगर आप इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसे छोड़ दें आप, बट याद रखें कि इसमें एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम से कुछ है अंदर, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो है ना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फिर हमारे पास अगेन एल है, एल का मतलब है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक बात। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हुए। अब देखो इसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा चीजें पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना, इतना डीप डाइव कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। उसके बाद बात करें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो ये बिल्कुल पूछा जाएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है बात। ये इसके सब हेड हुए, है ना। चल अब का जो नहीं था, ये नहीं का मतलब था नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये अपने आप में मेन हेड था। इसके अंदर सब हेड एल डी ओ एल है, और एल को याद करें, ओ को याद करें, फिर अगला वाला एल भी याद करें, डी आप छोड़ भी दें तो चलेगा काम, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। चलें, चौथा हमारा जो था चलेगा, है ना, चलेगा मतलब करंट लाइबिलिटीज, है ना, चलेगा मतलब करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर क्या है बेटा, एस टी ओ एस। अभी एस टी ओ एस का मतलब क्या है, एस टी ओ एस, है ना, याद करना इजी है। आई थिंक इससे ज्यादा इजी ट्रिक मतलब मेरे लिए तो शायद कोई और हो नहीं सकती, तो ये बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है। इस तरीके से बैलेंस शीट आराम से याद हो जाती है ना, और याद होनी इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। चलिए, तो पहला आपका हुआ, है ना, पहला आपका क्या है, एस, एस फॉर आपका है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद टी है आपका ट्रेड पेएबल। उसके बाद आपका ओ है अदर करेंट लाइबिलिटीज, एस है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है बात। तो ये आपकी लाइबिलिटी वाली पार्ट पूरा हुआ, शोर शराबा नहीं चलेगा, ठीक है बात। हमारा जो लाइबिलिटी वाला पार्ट हुआ उसके अंदर शोर शराबा नहीं चलेगा। शोर शराबा में हम देखें, शोर में एसआरएम है, जिसमें एम इंपॉर्टेंट नहीं है, एस और आर इंपॉर्टेंट है। सराबा अपना अपने आप में सिंगल है, और ये पूरा का पूरा सिंगल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद ना भी करें चलेगा। नहीं की अगर हम बात करें तो नहीं का मतलब था नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर एल डी ओ एल करके चार चीजें आएंगी, जिसमें एल है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी आपका डिफर्ड लाइबिलिटी टैक्स है, लेकिन ये हमें याद नहीं करना ये क्या होता है, इसके पीछे पढ़िए भी मत। अच्छा, उसके बाद वो आपका, है ना, वो आपका अदर करेंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया, और एल आपका हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐसे हमने कहा चलेगा में क्या क्या आएगा भाई, एस टी यू एस। एस टी यू एस के अंदर अगर हम देखें तो पूरी पूरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चार को चार इंपॉर्टेंट है। इनसे मेन हेड और सब हेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन कंफर्म बनता है, ठीक है बात। तो ये बैलेंस शीट का एक प्रारूप था, है ना। तो याद करने की एक छोटी टेक्निक है, और शायद इस तरीके से आपको याद हो जाए, है ना। थोड़ा सा मजे मजे में हम लोग इसको सीख जाएं, ऐसा प्रयास मेरा है। बाकी वो आपको अगर ऐसे याद होता है तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं होता तो फिर आप किसी और तरीके से करिए, बट बैलेंस शीट आपको बिफोर द एग्जामिनेशन याद होनी चाहिए। एग्जाम जाने से मैं जाने से पहले आपको ये बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, हमने शोर शराबा नहीं चलेगा के ऊपर बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं नहीं चलेगा, एक और पार्ट है हमारा जो एसेट्स के रिगार्डिंग बचा हुआ है, वो क्या कहता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लें एक बार। देखिए बच्चे, आप एसेट्स साइड क्या क्या हमारे पास आता है ना, मैं पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जैसे बैलेंस शीट बनती है वो उस तरीके से मैंने बैलेंस शीट बनाई नहीं, बस आपको याद कराने का एक प्रयास है मेरा। शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने हिसाब से बनाई है, शायद आपके काम आए।
आपको हेल्प हो इससे, है ना। तो देखें, अब बात करें एसेट साइड की, हमारा जो लाइबिलिटी वाला पार्ट था वो तो शोर शराबा नहीं चलेगा में कंप्लीट हुआ, और जो हमारा एसेट्स कंप्लीट होगा वो होगा नहीं चलेगा, है ना। शोर शराबा नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तो नहीं में अब क्या क्या देखो आता है, नहीं की हम बात करें तो नहीं एसेट्स, अगर हम बात करें ना एसेट साइड की, तो वहां पर सिर्फ दो ही बातें होंगी, या तो एसेट्स करंट होगी या फिर नॉन करंट होगी, है नहीं ये बात ऐसी, या तो फिर वो करंट हो गया फिर नॉन करंट हो गया। अब नहीं का मतलब है नॉन करंट एसेट्स, है ना। तो हमने कह रहे हैं नॉन करंट एसेट्स, जैसे यहाँ नहीं का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज था, वैसे यहाँ नहीं का मतलब नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में अब अगर देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखें बच्चे, यहाँ मैंने लिखा PNDLO, है ना, मैंने लिखा PNDLO, है ना, PNB करके इसको याद करें, PNDLO, और फिर यहाँ P लिखा है, फिर PICI लिखा है। अब इसका तो क्या मतलब है, थोड़ा सा रहता है एसेट्स में कंफ्यूजन। तो मैंने पहले कहा नहीं का मतलब हुआ इसका जो मेन हेड हुआ नहीं हुआ, मेन हेड मतलब नॉन करंट एसेट्स, ये आपका मेन हेड हो गया, है ना। फिर उसके नीचे आजकल अब जो नया अपडेट इस साल आया था, अदरवाइज पहले नॉन करंट एसेट्स के नीचे हम सीधी चीजें लिख दिया करते थे, लेकिन अब जो मामला हो गया अपने आप में मेन हेड हुआ नॉन करंट एसेट, लेकिन नॉन करंट एसेट ना लिख के आप उसका मेन हेड मानते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जहां पर भी आपको दिखेगा भी करंट, जो जहां पर भी आपको नजर आएगा ना कि जो एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स है, जहां पर आपको नजर आए कि एसेट भैया नॉन करंट एसेट्स है, तो वहां पर आपने नॉन करंट एसेट्स ना लेते हुए मेन हेड क्या लेना है बेटे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपने उसका मेन हेड मानना है, ठीक है बात। चलिए अब इसके अंदर हमने देखो लिखा है P फॉर, तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है ये, और उसमें पहला P है, तो P का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर यहाँ पर NDLO का मतलब क्या है, N मतलब है यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। D का मतलब आपका है डेफर्ड टैक्स, जैसे यहाँ पर डेफर्ड लाइबिलिटी था तो वो इनकम के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी कम रहती है, तो वो ऐसा हमारी इनकम बन जाती है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, डीप डाइव कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप इसके अंदर घुसो ही मत कि क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो उसको। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद हमने कहा L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O की बात करें तो अदर नॉन करंट एसेट्स, तो ये था इसका मतलब। अब जो यहाँ पर ये P लिखा हुआ है, P का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है ना, हमने यहाँ लिख दिया ना, प्रॉपर्टी लिख दिया, प्लांट लिख दिया, इक्विपमेंट लिख दिया, इंटेंजिबल एसेट लिख दिया, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कौन से इक्विपमेंट, कौन से इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसके ऊपर हमने बात किया। तो P का मतलब हुआ PICI, है ना, उसका भी मतलब हुआ PICI। P फॉर होगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लांट होगा, इक्विपमेंट होंगे, वो आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर कहाँ आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स वाले हेड के अंदर। अच्छा, बात करें सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, इंटेंजिबल यू नो वेरी वेल कि इंटेंजिबल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल गुडविल है, कॉपीराइट है ना, आपका ट्रेडमार्क है, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स आपकी रहेंगी। फिर आपका है एक वर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, ठीक है आपका। फिर ये सी जो है आपका, सी विल स्टैंड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, का मतलब क्या हुआ, हमें पता है भाई हमारी कंपनी जब एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मान लिया कोई हमने बिल्डिंग हम कंपनी की बना रहे हैं और बिल्डिंग अभी अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी पूरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक बात। अच्छा, फिर आई आपका है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मान लिया कंपनी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है ना, कंपनी मान लिया कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कंपनी कर रही है, तो वो सॉफ्टवेयर फिलहाल बना नहीं है, अगर बना नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स तो है लेकिन कैसी है, अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है बात। तो ये बात हम लोग कर लेंगे। अब इसमें इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको बता दूं, इन सब में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका याला हेड है कि नॉन करंट एसेट्स हमको पता हो, ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स वाला पार्ट याद हो, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेंजिबल एसेट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये कंफर्म बात है, ये तय बात है ना। तो ये दो अपने आप में इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है कि भैया ये इनका रहता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं का मतलब PNDLO और ब्रैकेट में P-PICI लिखा हुआ है ना। इसे आप किसी कॉपी में लिख लें, सुबह शाम 2-4 मिनट पढ़ लें, है ना, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। बार बार आप अपने माइंड को करेक्ट करते हैं कि अच्छा ये चीजें हैं बेटा, ये चीजें हैं, इसको रट्टा मारो, है ना। तो फिर आपको अगर बैलेंस शीट का प्रारूप याद होगा ना बेटा, तो ये कंफर्म मानो, आप तय मानो, ये गारंटी मुझसे ले जाओ, आप मेन हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। और 4 नंबर क्यों छोड़े हम लोग, 4 नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, पूरा इजी चैप्टर है तो इजी चैप्टर को ऐसे इग्नोर नहीं करना। अगला हमारे पास है चलेगा, है ना, मैंने कहा एसेट्स में 2 पार्ट होंगे, एक तो नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट हुआ, एक करंट एसेट्स वाला पार्ट हुआ, एक हमारा पार्ट हुआ बच्चे करंट एसेट्स वाला, है ना। तो हम पता है कि भाई यहाँ पर एक करंट एसेट्स भी रहेंगी, ठीक है बात। अब वो करंट एसेट्स के अंदर देखो क्या क्या आएगा, हमने कहा CI, है ना, TCSO, हमें क्या लिखा है, CIT लिखा और CSO लिखा, CIT CSO, है ना। अब देखो C क्या है, C अगर हम देखें तो C क्या है, I क्या है, T क्या है, C क्या है, SO, है ना। इतनी चीजें हम लोग को याद करनी है।
तो अगर हम बात करें सी की, तो सी विल स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, इसी को हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो करंट एसेट्स आपका मेन हेड हुआ, उसके अंदर जो सब हेड आएंगे ना, ए बी करके, ए बी सी डी ई करके जो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सी डी ई एफ, है ना। तो इतनी चीजें आपकी आएंगी। तो पहला आपका आएगा बेटे करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। अगली आई का मतलब है इन्वेंट्रीज, ठीक है। टी का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल, एसेट्स हमारी तो ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक और सी आपके पास है वो आपका है बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो सी आपका है ये है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बात। और जो ये एस है, एस का मतलब हुआ आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। इस एस सी का मतलब है, सॉरी एस का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ का मतलब है अदर करंट एसेट्स। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होती है। तो पूरा पूरा जो मेन हेड और सब हेड था, तो मेन हेड तो आपके ये रहेंगे, सूर सराबा नहीं चलेगा, आपके मेन हेड है। उसके अंदर एसआरएम, एलडीओएल, एसटीओएस, पीएनडी, एलओ के अंदर पी डैश पीआईसीआई, और चलेगा में सी आईटी सीएसओ, ये आपके सब हेड हुए, है ना। इनको हम लोग याद करें अच्छे से, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, है ना। और बैलेंस शीट मैं आपको फिर बता दूं कि बेटा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखिएगा कि बैलेंस शीट जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आपसे काम नहीं होगा, है ना। तब तक आप मेन हेड और सब हेड, देखो मेन हेड और सब हेड कितना आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया ये नहीं कि हम भैया बैलेंस शीट में जो मेन हेड और सब हेड दिए उनको याद कर लें, है ना। आप किताब से पढ़ने बैठोगे या किसी पीडीएफ से पढ़ने बैठोगे, कहीं से अगर आपको मिल रही है पीडीएफ, तो फिर उससे कितनी चीजें आप याद कर लोगे, तो याद करने वाला मुद्दा ही नहीं है ये, है ना। बैलेंस शीट को आप एक बार सीख लें ऐसे करके, शोर शराबा नहीं चलेगा, उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ऐसे याद कर लें, है ना। तो क्वेश्चन करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आएगा ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो पहले आप ये याद कर लें, पहले तो आपकी बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस शीट जैसे ही आपको याद हो जाती है, फिर आप मेन हेड और सब हेड में गलती नहीं करेंगे। एटलीस्ट आपको मेन हेड सारे याद है, सब हेड भी आपको ऑलमोस्ट याद रहेंगे, अच्छा ये चीजें आती हैं, है ना। तो हम फिर गलतियां नहीं करते। मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, और एक वीडियो मैं कल फिर से डालूंगा इसी के ऊपर, है ना। या फिर हम देख लेंगे कि आज हम कल तो नहीं, हम पूरी वीडियो आज फिनिश करेंगे, कुछ 10 से 20 एग्जाम्पल करते हैं अभी कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ आने चाहिए, किस तरीके से वो होनी चाहिए, उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। देखिए बच्चे, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, इनको समझने, जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी उसके आधार पर इनको समझने का हम लोग काम करते हैं। मैंने कुछ 6 टर्म यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला टर्म हमने लिखा है बेटा गुडविल, है ना। तो अगर हम बात करें, देखो गुडविल की अगर हम बात करें तो हमें मोटा मोटा तो पता है कि गुडविल क्या है भाई। गुडविल का मतलब हुआ एसेट्स। गुडविल का मतलब क्या हुआ बच्चे, एसेट्स, है ना। यानी एसेट्स भी कौन सी वाली है, एसेट्स ये अगर हम बात करें तो गुडविल कौन सी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, या नॉन करंट एसेट्स है, या फिर करंट एसेट्स है। तो हम कहेंगे भाई कि करंट एसेट तो नहीं है ना, क्योंकि गुडविल ऐसा अमाउंट तो नहीं है, ऐसी चीज तो नहीं है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी चीज गुडविल फिलहाल नहीं है। अगर ऐसे नहीं है तो वो नॉन करंट एसेट्स, यानी नहीं, हमने कहा सोर्स सराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो नहीं वाला टॉपिक आया, क्योंकि एसेट्स वाला पार्ट है तो नहीं वाला पार्ट आया, है ना। तो यानी जो हमारी गुडविल है बच्चे, वो हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। ये हमारा मेन हेड है, ये हमारा मुख्य हेड है, नॉन एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुडविल के आगे नॉन करंट, ठीक है, हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो हमारी ये नॉन करंट एसेट्स है भाई। तो ये हमारा इसका मुख्य हेड हुआ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। बात इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी। ये हमारा नॉन करंट एसेट्स हुआ, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में हमने देखा था, यहाँ पर देखो PNDLO था, यानी पी फॉर था आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक बात। ये हमारा था। तो इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स आ रहा था, और हमारी गुडविल अपने आप में इंटेंजिबल एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स तो इसका मेन मुख्य पार्ट हुआ, लेकिन हमारा जो है ना, यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको लिखवा दूं, जो नॉन करंट एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स तो इसका मुख्य पार्ट हुआ, मतलब मेन हेड हुआ। के अंदर ये गुडविल कहाँ पर आएगी मुझे पता है भाई, प्लांट, इक्विपमेंट, है ना। जितने भी आपकी नॉन करंट एसेट्स रहेंगी उनके लिए सब हेड बनेगा, ठीक है। उनके लिए सब हेड बच्चों क्या बनेगा, उनके लिए हम सब हेड लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट, है ना, एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। हम बात ऐसे, जितने भी हमारे करंट एसेट नहीं होंगे, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी, नॉन करंट एसेट्स होंगी, उनका सब हेड सब लोगों का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट बनता है ज्यादातर चीजों का, ठीक है। बात ये इसका भी ये हेड हुआ। इसके अंदर भी बच्चे ये आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। इसके अंदर भी ये कहाँ आया बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारा ये आया, ठीक है। बात ये हमारा कहाँ है, अल्टीमेट लेवल पर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आया। यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट तो है, लेकिन उसके अंदर वो इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल मतलब ऐसी कोई चीज
जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सॉरी देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, है ना, लेकिन छू नहीं पा रहे, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, वो जब हम रखते हैं कहीं पर वो स्पेस नहीं लेती, वो कोई स्पेस नहीं घेर रही है आपका, है ना, ऐसी चीजों को हम इंटेंजिबल कहते हैं। और इंटेंजिबल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका गुडविल है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुडविल हुआ। तो आई होप बात क्लियर हुई कैसे अटेंड करना है। फिर बात करें हम अगली अगली अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, अगला हमको क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म वाला, अगर इन्वेस्टमेंट है तो भाई एसेट्स है, तो बात है ना सही कि भाई लॉन्ग टर्म अगर कहीं पर आप एसेट्स सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रहे हो, अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी तो नहीं है आपकी। अगर आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो वो आपकी लाइबिलिटी तो एटलीस्ट नहीं है ना, वो आपकी एसेट्स है। एसेट्स भी कैसी है भाई, नहीं चलेगा है एसेट्स का प्रारूप, तो नहीं वाली है कि नॉन करंट एसेट्स है या फिर करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखा है, तो फिर आपका मामला यही वाला नॉन करंट एसेट्स वाला मामला ही सामने आया। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर है बात, ये आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर आया। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है क्या? नहीं भाई, ये ऐसा थोड़ी है। अब जरा बताओ मुझे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई प्लांट है क्या, वो कोई प्रॉपर्टी है क्या, कोई वो इक्विपमेंट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर तो ये नहीं आया, इस पी के अंदर तो नहीं आया, है ना, ये इसके पी के अंदर नहीं आया। फिर आपका जो एन है, जो आपको एन दिखाया गया ना बच्चे, है ना, तो वो एन आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये एन आपका है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बात। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो यानी जो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका मेन हेड बनता है नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड की अगर हम बात करें तो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये हेड आपका जो एन लिखा है वो नॉन करंट, उसका मतलब ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे जो करंट नहीं होंगे उनके लिए हमेशा सब हेड यूज करेंगे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर आप लिखने वाले हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बात। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात। चलिए हम बात करें सिक्योरिटीज प्रीमियम की भाई, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है अपने आप में, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम की मैं बात करूं, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब हुआ कहीं ना कहीं रिजर्व को डिनोट करता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम लोग लिख रहे होते हैं ना, हमने जिसको फिलहाल अलाउड नहीं किया है सीबीएसई ने, आपने सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम शब्द यूज करना है, आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं करना, ठीक है बात। बट कहीं ना कहीं रिजर्व तो है, और अगर रिजर्व है तो हम लोग को पता है भाई ये शोर में आता है, ये आता है शोर वाले में, है ना। शोर का मतलब इसका जो मुख्य हेड है वो शेयर होल्डर्स फंड है। जो शोर है ना बच्चों, उसका जो मुख्य हेड है वो क्या है बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड। यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो उसका जो मुख्य हेड हुआ, मेन हेड हुआ, वो आपका शेयर होल्डर्स फंड। इसका मुख्य हेड हुआ शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है बात। इसका मुख्य हेड हुआ बच्चों शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, उसमें भी कहां पर, पहला शेयर कैपिटल है, क्या ये शेयर कैपिटल है सिक्योरिटीज प्रीमियम? अब बिग नो फॉर इट। क्या ये रिजर्व एंड सरप्लस है? बिल्कुल। इन सारी चीजों को हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाला करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, है ना। इससे बेटर चीज शायद नहीं हो सकती, है ना। याद करने का तरीका भाई, अब ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक 2-4 दिन बढ़िया से आपको 10-15 मिनट करके दिन भर में आप 15 मिनट भी अगर निकालिएगा, 15 मिनट में भी अगर आप 5-5 ऐसे ही हेड लिखते हैं, है ना, 5-5 हेड अपने सैंपल पेपर आप सबके पास होंगे, देखो उन सैंपल पेपर्स में क्या क्या आपसे पूछा है और कोशिश करो कि खुद से बनाने की, है ना, और बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बैलेंस शीट, शोर शराबा नहीं चलेगा, ये आपको याद होना चाहिए, और इसके अंदर ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये आपको याद होनी चाहिए, तो काम आपका हो जाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमको सॉरी चौथा में दिया है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, हम लोग को सबको पता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आपने निकाले 1.5 लाख रुपए, यानी जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा निकाले हैं बैंक से, दैट अमाउंट ऑफ 50,000 विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। उस अमाउंट को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कह रहे होते हैं। अब देखें जरा, बैंक ओवरड्राफ्ट बताएं जरा, एसेट्स का पार्ट तो नहीं है ना, नहीं चलेगा तो पार्ट, नहीं चलेगा वाले का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि एसेट तो है ही नहीं ना। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने कर रखा है, अगर पैसा आपने एक्स्ट्रा बैंक से निकाल रखा है, तो इट मींस इट इज वेरी क्लियर दैट अमाउंट हैज टू बी पेड टू दी बैंक, यानी वो अमाउंट बैंक को तो पे करना पड़ेगा कभी ना कभी, है ना। अगर पे करना पड़ेगा तो भाई लाइबिलिटी वाला पार्ट हुआ, यानी शोर शराबा नहीं चलेगा वाला पार्ट हुआ। शोर का मतलब था शेयर होल्डर्स फंड, शराबा का मतलब था, है ना,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, तो फिलहाल हमें वो करना ही नहीं है, हमारा नहीं चलेगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन करेंट लाइबिलिटी है? क्या आपको 1 साल 2 साल तक रोकेगा बैंक? नहीं रोकेगा। यानी ये पार्ट है चलेगा, मतलब हुआ करेंट लाइबिलिटीज। तो ये आपकी करेंट लाइबिलिटीज है ना। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट आया बच्चे, जो बैंक ओवरड्राफ्ट आया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में आप कहाँ दिखाने वाले हैं? करंट लाइबिलिटी में दिखाने वाले हैं। तो यहां आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है बात। इसे हम दिखाएंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप इसको शो करने वाले हैं। पहली बात, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में करंट लाइबिलिटीज होता है, तो इसको हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो करेंगे। चलिए, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर अगर हम आए तो चलेगा है करंट लाइबिलिटी का, है ना, ये चलेगा मतलब करंट लाइबिलिटी। तो मेन हेड तो गुरु ये है, करंट लाइबिलिटी मेन हेड है, चलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका देखो शॉर्ट टर्म STOS आया है ना, आपका STOS का मतलब देखो, अगर हम देखें कि STOS का मतलब क्या था भाई, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, S का मतलब था, T का मतलब ट्रेड पेएबल था, अदर करंट लाइबिलिटीज था, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, है ना। और पहला आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग था, ठीक है बात। तो देखें आप, अब बताएं जरा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कि ट्रेड पेएबल है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? तो हम कहें जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो थोड़े समय के लिए मैंने पैसा बोरो किया हुआ है। अगर मैंने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल रखा तो इसका मतलब हुआ कि थोड़े समय के लिए मैंने पैसा वो कहीं ना कहीं बैंक से बोरो किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसे हम एस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका जो सबहेड हुआ उसे हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। उसको हम लिखेंगे बच्चे शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला शब्द हम उसके लिए यूज कर लेंगे, तो ये आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग हुआ कहीं ना कहीं। चलिए, फिर बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। अब जरा बैलेंस शीट देखो, आप बैलेंस शीट में जो मेन हेड है वो है आपका शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहीं आपने इसका नाम पढ़ा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहीं पर आया था, है ना। यानी फिर उसके अंदर आप जो मैंने लिखे हैं SRM, LDOL, STOS, PND, LO, CIT, CSO जो लिखे हैं, कहीं आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखा? तो नहीं देखा। अब अगर नहीं देखा तो ये बैलेंस शीट में शो किया ही नहीं जाता, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो कहीं भी शो नहीं किया जाता। तो इसके आगे आप लिख दें नो वेयर, ये कहीं शो नहीं किया जाता, है ना। इसको आप लिखें नो वेयर, इसे हम कहीं शो नहीं करते। मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको रीजन लिख लें आप। अगर आप साथ साथ में मेरे कर रहे हैं इसे, तो रीजन लिख लें, एज दीज एक्सपेंसेस आर टू रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड। यानी जब भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पैदा होते हैं उन्हें उसी साल खत्म करने का काम किया जाता है, वो तो रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं। अगर रिटर्न ऑफ कर दिए जाते हैं का मतलब हुआ उनका वजूद मिटा दिया जाता है। अगर किसी का वजूद ही मिटा दिया जाए तो फिर उसे रखोगे कहाँ, दिखाओगे कहाँ, तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसलिए इसे हम लिखें नोवेयर। और रीजन अगर आप लिख दें एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दें कि भाई ये ऐसा खर्चा है जिसको उसी साल कंपनी राइट ऑफ कर देने का काम करती है, तो फिर ये शो नहीं होता, ठीक है बात। अच्छा, बात करें इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट का मतलब, पहले मतलब समझ लें एक बारी, हम इनका एक बारी मतलब समझ लें पहले, कि जो इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट है का मतलब क्या हुआ, ठीक है। का मतलब क्या हुआ हम पहले ये समझ लें। जो इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, देखो कभी भी जब एम्प्लॉइज कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो उनको हर साल की छुट्टियां होती हैं। मतलब मान लिया आपको किसी कंपनी के अंदर, आप किसी MNC कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक साल में 15 छुट्टी या 20 छुट्टी या फिर 30 छुट्टी अलाउड रहती हैं, है ना। तो आपको 30 छुट्टी अलाउड है हर साल कि हर साल काम करने के बाद 1 महीने की लीव आप कंपनी से लेंगे और कंपनी आपको उसके बदले सैलरी भी प्रोवाइड करवाएगी, मतलब वो कंपनी की ओर से लीव है ना। तो वो मान लिया कई एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं उनको छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं आते 1 महीने वेकेशन पर, तो वो लोग क्या करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते कंपनी से वो छुट्टी नहीं लेते। लेकिन वो जो कंपनी छुट्टी उनको दे रही थी बोल रहे हैं हमें छुट्टी नहीं चाहिए भाई, हमको इसके बदले पैसा चाहिए। तो कंपनी उस महीने तो पैसा नहीं देती क्योंकि सैलरी तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रही है। तो कंपनी क्या करेगी, वो छुट्टियां आपकी रख देगी कहीं पर, और जैसे ही आप रिटायरमेंट लेंगे तो उस टाइम पे आप उन छुट्टियों का के बदले आपको पैसा दे दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, ठीक बात, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है बात। अब मुझे जरा बताओ, ये अगर कोई एम्प्लॉयज आपके हैं जो छुट्टियां नहीं ले रहे हैं, उन छुट्टियों के बदले अगर पैसा आपसे लिया जाएगा, अभी तो नहीं लेंगे वो, जब वो रिटायरमेंट हो यानी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लेकिन पैसा आपको कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाना है जो एम्प्लॉयज आपसे छुट्टी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो भाई नॉन करेंट लाइबिलिटीज है नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये मेरी है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है बात, ये मेरी है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक बात। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज होंगी, है ना। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज है मेरी, ठीक है बात।
शोर शराबा नहीं चलेगा, इन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, है ना। तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड, है ना। ये जो टैक्स वाली बात हम कर रहे थे इसको तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं। फिर अदर करेंट लाइबिलिटीज था आपका, है ना। सॉरी, तो पहला हमारा जो है एल फॉर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम इग्नोर कर रहे हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है बच्चों, ठीक है बात। तो हमारा देखो ये जो पैसा है ना, कंपनी जैसे ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रखती है, तो जैसे ही एम्प्लॉयज को रख लिया, साथ साथ वो प्रोविजन करते रहती है, मतलब ठीक है भाई, अगर कोई रिटायरमेंट ले लेगा, इस तरीके से छुट्टी नहीं लेगा, तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा। तो कंपनी इस लॉस से बचने के लिए, इस प्रेशर से बचने के लिए कंपनी प्रोविजन करती है। लेकिन ये प्रोविजन किस तरीके का प्रोविजन है बच्चों? ये प्रोविजन आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो सबहेड हुआ वो आपका हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, वो आपका हुआ बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये तरीका क्वेश्चन को अटेंड करने का है यहाँ पर, है ना, किस तरीके से हम लोग सबहेड और मेन हेड को याद करने का काम करेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि हम लोग को भैया, है ना, उसके लिए हम लोग को चीज़ें थोड़ा बहुत तो क्लियर हों एटलीस्ट। तो अगर आप मैं देखो आपने देख लिया कि बैलेंस शीट अगर मुझे याद थी, अगर मुझे बैलेंस शीट याद थी तो मुझे फिर मेन हेड और सब हेड लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। बट बैलेंस शीट आप लोगों ने शोर शराबा नहीं चलेगा वाले टेक्निक से याद कर लेनी है। और जैसे अगर इसको याद कर लें तो फिर एक बार जो इनके अंदर एसआरएम लिखा है, एलडीओएल लिखा है, एसटीओएस लिखा है, इनका क्या मतलब, ये भी आप याद कर लें। ये याद आप कर लेंगे, फिर आप इन हेड के ऊपर कमांड बनाते जाएंगे, मतलब चीजें पढ़ते ही आपको याद आएंगे, अच्छा ये है वहाँ पे। और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, तो आप इसे अच्छे से लर्न करें, वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है बात। चलिए पांच छह चीजें हमने देख ली, 4 चीजें हम लोग और देखते हैं, है ना। वैसे ही अपने हैंड पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो ये मान के चलिए कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है बात। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं और दिल लगा के कर रहे हैं काम तो फिर आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तो काम अपने आप हो गया। चलिए हम थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल और उठा के देखें। देखो 2 एग्जाम्पल के ऊपर हम फिर से बात कर रहे हैं। तो हमने एक फिर नया लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट और एक नया लिखा है अनपेड डिविडेंड, ठीक है बात। तो इनका क्या मतलब है और ये क्या हुए? देखो ऑफिस इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, ऑफिस इक्विपमेंट मैंने लिखा हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट देखो, अगर हम देखें इक्विपमेंट की बात अगर हम करें, भाई इक्विपमेंट तो आपकी एसेट्स होगी ना, और एसेट्स भी कौन सी वाली एसेट्स होगी? नहीं वाली, मतलब कि नॉन करेंट एसेट्स होगी, है ना। तो मैंने लिखा कि भैया नॉन करेंट एसेट्स है। बाकी आपका मेन हेड यही, जो सब हेड आएगा वो यही आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। मैं आपका यहाँ पर डैश करके आप लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स, ठीक है बात। आप लिख लेंगे यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स, ठीक बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन करेंट एसेट्स है क्या? ऑफिस इक्विपमेंट। भी किसके अंडर आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। तो इंटेंजिबल ना लिखे टेंजिबल एसेट लिख लें आप लोग, और इसके आगे टेंजिबल एसेट्स आप लिख सकते हैं। या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, अगर आप सीधे सीधे ये लिखेंगे कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट्स है, मैं भी वो टेंजिबल एसेट्स है, तब भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, हमें पता है भाई जो इक्विपमेंट है वो अपने आप में टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है बात। तो ये भी आप कर सकते हैं, और बेटर होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश करके टेंजिबल एसेट्स आप लोग लिखें, बेटर ये है। लेकिन अगर आपको नहीं उतना याद आ रहा, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा, तो आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा कि ऑफिस इक्विपमेंट है अपने आप में, नॉन करेंट एसेट्स है, और है क्या भाई? टेंजिबल एसेट्स। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बच्चों नहीं होगी, ठीक है बात। अच्छा हम बात करें अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर पर हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, है ना। उनकी जो शेयर कैपिटल है उस पर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, उस इंटरेस्ट को हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ लिखा है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड वो डिविडेंड है जो देना तो था लेकिन दिया नहीं आपने, है ना। देना तो है इस साल, दिया नहीं है। अगर देना है तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी वाला रूल अदा किया इसने। लाइबिलिटी में भी कौन सा वाला नहीं कि चलेगा, मतलब नहीं मतलब हाँ नॉन करेंट लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। डिविडेंड जो आपका अनपेड है, जो ड्यू हुआ पड़ा है, उसे आपने इस साल पे करना है एट एनी कॉस्ट। अगर ऐसा है तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी यानी करंट लाइबिलिटी भी, है ना। तो हम अनपेड डिविडेंड का जो मेन हेड बनेगा बच्चों, बनेगा वो आपका बनेगा करंट लाइबिलिटी। ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है बात। ये आपकी है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है बात। ये आपकी बेटा करंट लाइबिलिटी भी। अब देखो करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसटीओएस था, है ना। एसटीओएस का मतलब देखा शॉर्ट टर्म, ये आपका था एसटीओएस, यानी जो चलेगा था करंट लाइबिलिटी, वो था आपका एसटीएस, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रेड। अब देखो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या? कहीं आपने कहीं से पैसा बोरो किया है शॉर्ट टर्म के लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा अनपेड डिविडेंड का मतलब तो है ये ऐसा पैसा है जो मैंने देना है, सामने वाले का देना है, तो मतलब वो करंट लाइबिलिटी तो है, इसलिए वो सब हेड, उसका जो मेन है वो हेड है वो करंट लाइबिलिटी है। लेकिन सब हेड के लिए क्या वो
क्या वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है? नहीं है भाई। ट्रेड पेएबल है क्या? किसी ट्रेड पेएबल को देना, क्या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है? नहीं, तो ये भी नहीं है। अब है अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी है अभी, है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो बिल्कुल नहीं है, प्रोविजन थोड़ी है, मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रोविजन थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये आपका कहीं नहीं आ रहा है, इन तीनों में कहीं नहीं आ पा रहा, तो हम इसको ओ मानेंगे, यानी अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर इसको हम डालेंगे। तो हमें लिखेंगे हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, हम लोग लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है बात। तो ये रहेगा इसका मुद्दा। आई बात समझ में? देखिए कुछ आइटम के ऊपर हम फिर बात करते हैं। तो लूज टूल, हम पहली बात करें, लूज टूल्स क्या होते हैं कंपनी के, जो वो सारे आइटम ना, जैसे आपकी चाबी है, आपने हैमर रखा हुआ है, नेट बोल्ट रखे हुए हैं, तो इन सारे आइटम को हम लूज टूल्स कहते हैं। इन सारे आइटम्स को हम लोग लूज टूल कह रहे हैं। और वो जो चाबी रखी है, आपने हैमर रखा हुआ है ना, ग्लू रखा हुआ है, मतलब अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, है ना, वो कुछ और पार्ट्स रखे हुए ताकि मशीनें ठीक हो पाएं, ये सब कुछ हो पाए, तो उनको हम लूज टूल बोल रहे हैं। तो लूज टूल कहीं ना कहीं हमारी एसेट्स हुई। और एसेट्स भी कैसे एसेट्स हुई भाई? इनको लूज टूल्स को हमेशा करंट एसेट्स बनाया जाता है। तो हम इनका जो मेन हेड लिखेंगे बच्चों, वो हम लोग लिखने वाले हैं करंट एसेट्स, ठीक है, उनको हम लिखने वाले हैं बच्चे करंट एसेट्स, ठीक बात। अब एक करंट एसेट्स में भी कहाँ पर जाएंगे? तो वो करंट एसेट्स की अगर बात करें तो नहीं, तो आपकी नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट के अंदर हमारा कहाँ पर आएगा? तो ये आएगा आई के अंदर, यानी इन्वेंट्री के अंदर। करंट एसेट्स ये आएगा बेटा इन्वेंट्री के अंदर। याद लोग रखें, स्पेयर एंड पार्ट्स हो गए, एक और वर्ड आता है स्पेयर एंड पार्ट्स, तो वो भी आपकी करंट एसेट्स अंडर इन्वेंट्री आती हैं। लूज टूल्स भी आपकी करंट एसेट्स और अंडर द इन्वेंट्री आती है। तो ये बात याद रखें, इसमें स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। एक इनसे काफी क्वेश्चन राइज होते हैं एग्जाम में। तो आपका जो करंट एसेट्स और इन्वेंट्री वाला पार्ट है, तो इन दोनों के लिए यूज किया था लूज टूल्स और स्पेयर एंड पार्ट्स, है ना। स्पेयर एंड पार्ट्स को हमेशा यही डालने का काम हम लोग करते हैं। ये हम इनको हम एज अ इन्वेंट्री ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, बात करें कॉल्स एंड एरियर की। अब देखो कॉल्स एंड एरियर का कहीं ना कहीं संबंध शेयर कैपिटल से नहीं है क्या? कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि इनका कैपिटल, इनका जो संबंध है वो शेयर कैपिटल किससे है? अगर शेयर कैपिटल से इनका संबंध है तो फिर ये शेयर होल्डर्स फंड इनका मेन हेड हुआ। तो हम इनके आगे लिखें शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, हम लिखें बच्चों शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है बात, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में भी आपकी शेयर कैपिटल के अंदर आएंगे, लेकिन शेयर कैपिटल के भी तीन पार्ट है, सब्सक्राइब्ड है, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, अनसब्सक्राइब, है ना। जो सब्सक्राइब कैपिटल है, फुली पेड अप कैपिटल है, तो अलग अलग टाइप की कैपिटल है। तो आप शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख लें तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें शेयर होल्डर फंड इसका रहेगा और यहाँ पर शेयर कैपिटल इसका सब हेड रहेगा। अच्छा, फिर बात कर ले हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर। आपने डिबेंचर पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमारी भाई एसेट्स है, कौन सी एसेट्स? नहीं वाली, यानी नहीं चल, नहीं वाली मतलब नॉन करंट एसेट्स, है ना। और नॉन करंट एसेट्स में भी कौन सा वाला पार्ट हुआ? वो अपने आप में है ना इंपॉर्टेंट हुआ कि आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट तो कर रखा है, लेकिन कौन सा, ठीक है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर की हम बात करें तो भाई ये क्या है? आपकी नॉन करंट एसेट्स। इसका जो मेन हेड है वो तो आपका है बच्चों नॉन करंट एसेट्स, ठीक है बात। अच्छा, कहाँ पर आएगा नॉन करंट एसेट्स? तो यहाँ पर साफ साफ दिया है आपको, है ना। सॉरी, ये मैंने सब हेड लिख दिया पहले। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर है आपकी, ये आपकी है फिक्स्ड एसेट्स, ये आपकी है बच्चों फिक्स्ड एसेट लिखें आप लोग, या नॉन करंट एसेट्स आप लोग लिख लें, है ना। ये आप लिख लें फिक्स्ड एसेट या फिर लिख लें नॉन करंट एसेट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। नॉन करंट एसेट्स भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स भी आप लोग लिख सकते हैं। बात करें भाई सब हेड की, सब हेड में कहाँ आएगा? ये एन आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। इसका नाम हम लोग साफ साफ रखते हैं, यानी जितने भी आपके नॉन करंट वाले इन्वेस्टमेंट होंगे, यानी जो आपके लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, या फिर किसी डिबेंचर पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देना, वो अंडर द फिक्स कैपिटल आएगा या नॉन करंट एसेट्स आएगा। उसके बाद उसका जो सब हेड बनेगा वो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनेगा, सब हेड, ये एन यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है बात। तो आई थिंक 10 एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करें, देखें कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। एक बार पढ़ने से ये चीज़ें याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें इनको करने का, थोड़ा सा अलग अलग टर्म जो आपको लगेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक और आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ चीज़ें, है ना, जितनी मुझसे हो पाई, जितनी मतलब जितना बेस्ट मेरा था मैंने तो दिया, है ना। होप सो कि आपको चीज़ें याद हुई हों, अच्छा लगा हो, है ना, थोड़ा हल्का फील हुआ हो आपको कि अच्छा बैलेंस शीट को याद करना बड़ा इजी है, और सब हेड मेन हेड भी बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। तो ये एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मुझे अगर टाइम मिलेगा या फिर मैं आपको पीडीएफ कुछ टर्म की बनाकर एक 15-20 एग्जाम्पल की पीडीएफ में आपको बना के दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम के चैनल से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे और जम कर पढ़ाई करिए, अच्छी परसेंटेज लेके आइए। ठीक है बात।